हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज आपका लास्ट चैप्टर है सेकंड पेपर का 11th चैप्टर एंड इसमें आप पढ़ने वाले हैं गांधी, टैगोर एंड गिज्जू भाई के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। ये पूरा चैप्टर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। बस आपको एक सिंपल रिवीजन करना है जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। इसमें आप गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत पढ़ेंगे, टैगोर का शिक्षा का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, गिज्जू भाई का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी, या गिज्जू भाई जिन्हें मूँछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि उनका पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम संबंधी उनके क्या विचार थे। बस इतना आपको पढ़ना है। तो ये समझ लीजिए आपका रिवीजन होगा। बस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें आप पहले गांधी, टैगोर व गिज्जू भाई के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये पहला चैप्टर आपका क्वेश्चन ही पूरा चैप्टर का आंसर है। तो देखिए कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम मतलब गांधी जी ने कहा कि कैरिकुलम में क्या क्या शामिल होना चाहिए। पहला उन्होंने बताया कि उसमें जो उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो शिक्षा हमें प्रदान की जा रही है वो हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए। ये उपयोगिता के सिद्धांत में है। आप पूरा देखेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ पर देखनी है, तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलने वाली है। एंड दूसरा इन्होंने बात किया है सहसंबंध का सिद्धांत, मतलब जो विषय होते हैं उनमें आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे अगर आपका अंक गणित पढ़ रहे हैं तो अंक गणित का विज्ञान से संबंध होना चाहिए, आपका इतिहास का समाज से संबंधित होना चाहिए। ये सारे चीज़ों के बारे में गांधी जी बताते हैं कि ये सहसंबंध का सिद्धांत कैरिकुलम में पालन करना चाहिए। एंड इसके बाद आप देखिए कि आपको तीसरा क्या बताया है इन्होंने, कि लचीलेपन का सिद्धांत बताया है। मतलब उसमें आपके जो पाठ्यक्रम या कैरिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें हस्तकलाओं को भी शामिल करना चाहिए। भाषा में उन्होंने त्रिभाषा फार्मूला के बारे में बताया था कि एक स्थानीय भाषा या आपकी जो मदर लैंग्वेज है, दूसरा आपकी हिंदुस्तानी भाषा हिंदू या उर्दू होनी चाहिए, तीसरा आप अंग्रेजी भाषा को भी सीख सकते हैं। एंड गणित में उन्होंने कहा कि अंक गणित, रेखा गणित और नाप जोक से संबंधित गणित होनी चाहिए। एंड सामान्य विज्ञान, ललित कलाएं, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे गांधी जी के कैरिकुलम से संबंध में। अब देखिए कि आप टैगोर जी के बारे में आप जानते होंगे, शांति निकेतन के बारे में आप जानते होंगे, तो बस उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। तो देखिए कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, इन्होंने कहा है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम में की भी कुछ निश्चित योजना प्रस्तुत नहीं की थी, परंतु पाठ्यक्रम संबंधी सामान्य विचार उनके लेखों में देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से विचार हैं, पहला देखिए कि इन्होंने कहा कि आपको पाठ्यक्रम में विषय में उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान और प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। एंड क्रियाओं में नाटक, भ्रमण, बागवानी, ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं होनी चाहिए। एंड डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार क्या है, इस दृष्टिकोण से टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किए जाने वाले पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम रहा है। एंड इसके बाद गिज्जू भाई के अनुसार आप देखिए कि गिज्जू भाई ने जो आपके समय विभाजन आदि की जो कृत्रिमता मतलब आर्टिफिशियलिटी पाई जाती है, जो वर्तमान समय में आप देखते होंगे स्कूल या कॉलेजेस में जो पूरी तरीके से कॉलेज को बांट दिया जाता है, इतने टाइम पूरा टाइम टेबल बना है, हर चीज़ें जो पाठ्यपुस्तक है, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में उन्हें कहा कि ये जो कृत्रिमता है ये शिक्षा में नहीं होना चाहिए। बालक को अपनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार से अपना सीख सके। जैसे देखिए कि गिज्जू भाई का मानना है कि वे गंभीर धार्मिक प्रसंगों को स्वांग, अभिनय अथवा कहानी श्रवण आदि के द्वारा सरल व सरस ढंगों में बालकों के सम्मुख होना चाहिए। मतलब जो भी कठिन चीज़ें हैं वो बालकों के सम्मुख सरलता से प्रदर्शित करना चाहिए, उदाहरणों के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए कि अब आपको क्या पढ़ना है, वर्धा शिक्षा योजना, ये किससे संबंधित है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। एंड उसके बाद देखिए कि इसके उद्देश्य क्या थे, उसके बाद इनके गुण व दोषों का यथोचित आपको समीक्षा करनी है। तो देखिए कि 1937 में गांधी जी के निर्देशन में वर्धा में एक शिक्षा संबंधी सम्मेलन हुआ था, जिसके विचारों को पूर्ण योजना रूप बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन से
की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिन्होंने 1937 व अप्रैल 1938 में अपनी 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की। उनमें देखिए कि क्या शामिल है। 6 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों की जूनियर स्तर का पाठ्यक्रम, 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए सीनियर स्तर का पाठ्यक्रम, शिक्षा का भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। एंड अब देखिए कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य, ये गांधी जी का सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, या गांधी जी का सबसे मेन उद्देश्य यही था। तो इम्पॉर्टेंट में इसे रखिएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या था। कि पहला, नागरिकता के विकास का उद्देश्य करना, मतलब नागरिकता, उनमें राष्ट्र की भावना का विकास करना। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे इसमें। एंड संस्कृति के विकास का उद्देश्य, उन्होंने अपनी संस्कृति का विकास पर भी बल दिया। और वो ये लिखा है कि गांधी जी ने कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद आपका देखिए कि चारित्रिक विकास का उद्देश्य था इन्होंने, और उसके बाद त्रिविध विकास का उद्देश्य था। ये आप सारे पॉइंट लिखेंगे बुनियादी शिक्षा सिद्धांत में। और नेक्स्ट आप देखिए कि आर्थिक विकास का उद्देश्य, इसीलिए उन्होंने हस्तशिल्प का पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, जिससे जो बालक हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें व स्वावलंबी बन सकें। एंड सर्वोदय समाज की स्थापना, मतलब वो चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का उदय हो, एक साथ हो, जिससे सामाजिक असमानता दूर हो जाए। इसी के संबंध में देखिए कि उन्होंने डॉक्टर MS पटेल ने लिखा कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में एक उद्देश्य यह है कि गांधी जी का सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारतीय समाज का पुनः संगठन करना। अब आप इतने पॉइंट लिखने के बाद अब आएंगे आप बुनियादी शिक्षा के गुण। अब बुनियादी शिक्षा के गुण क्या है। पहली तो इसमें गुण ये है कि ये क्रिया प्रधान है। इसमें रायबर्न का स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करते हैं। तो ये रायबर्न का स्टेटमेंट लिखेंगे। दूसरा, आर्थिक आधारशिला ये डेवलप करना चाहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार आप लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। आर्थिक आधारशिला, उसके बाद आप सामाजिक आधारशिला जब देखेंगे तो इसमें भी आप लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षा के निर्माताओं ने यह आशा प्रकट की है कि व्यवहारिक उत्पादक कार्य शारीरिक और मानसिक कार्यकर्ताओं के मध्य उपस्थित द्वेष की दीवार को नष्ट कर देता है। ये सामाजिक आधारशिला हुआ। हस्तश्रम की महत्ता, इसमें आप देखिए। एंड बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, ये सारी विशेषताएं हैं आपकी बुनियादी शिक्षा की। और भी है मातृभाषा के शिक्षा का माध्यम। अब बुनियादी शिक्षा के कुछ दोष भी हैं। पहला दोष क्या है कि यह योजना विशेष रूप से ग्रामों के लिए उचित है, नगरों के लिए यह योजना उचित नहीं है। तो ये पहली आलोचना है। एंड दूसरा पॉइंट आप देखिए कि इस योजना में उत्पादकता के सिद्धांत पर अधिक महत्व दिया गया है, जिससे बुनियादी विद्यालय कुटीर उद्योग में परिणत हो जाएंगे। ये एंड बेसिक शिक्षा में किसी हस्तकला के द्वारा सब विषयों की शिक्षा प्रदान करना असंभव है। समन्वय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। मतलब जो इनका सिद्धांत है वो एक प्रकार से कहने का मतलब है कि वो असहज है, क्योंकि स्कूल में ये देखिए नेक्स्ट आप इस पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं कि योजना, मतलब जो स्कूल में हस्तशिल्प को ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो वो एक कुटीर उद्योग के रूप में परिणित हो जाएगा, तो वो कॉलेज का महत्व नहीं रह जाएगा। ये कहने का अर्थ है। और भी जो आलोचनाएं हैं या दोष हैं वो आप देख लीजिए। अब देखिए कि टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ना है। अब गांधी जी का आपका ने पूरा अच्छे से बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत पढ़ लिया, उसकी विशेषताएं पढ़ लिए, उसके दोष पढ़ लिए, तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर है। इस पर आपको ध्यान रखना है। एंड अब देखिए कि टैगोर की शिक्षा का सिद्धांत क्या है। इन्होंने पहला कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह परम सत्य को प्राप्त कर सके। ये बात ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद MS सरकार ने उनकी शिक्षा दर्शन पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उन्होंने स्वयं ही अपने लिए शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज की थी जिनके आगे चलकर उन्होंने अपने नाम के प्रतिपादित करना था और जिनका प्रयोग उन्होंने अपने शांति निकेतन में किया था। ये MS सरकार ने कहा है। एंड इसके बाद देखिए कि शांति निकेतन में उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की वह किसी भी पूर्ववर्ती पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति का अनुकरण नहीं किया। उन्होंने एक नवीन अपनी प्राचीन संस्कृति से लेते हुए आगे उन्होंने शिक्षा पद्धति विकसित की। शांति निकेतन में प्रकृति के चारों ओर शिक्षा का उन्होंने प्रसार किया।
देखिए टैगोर प्रकृतिवादी भी थे। उन्होंने प्रकृतिवादी रूसों के प्रतीकवाद से मतलब इनका प्रकृतिवाद रूसों के प्रकृतिवाद से पृथक है। रूसो सामाजिक वर्जनाओं, आडंबरों, नियमों और प्रतिबंधों को जीवन की शुद्धता के लिए हानिकारक मानते हैं, परंतु टैगोर समाज को जीवन की आवश्यक अंग मानते हैं। वे असभ्य या अशिक्षित समाज को नहीं बल्कि सभ्य, सुसंस्कृत और प्रगतिशील समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये लिखेंगे। एंड टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला कि स्वस्थ व पुष्ट मस्तिष्क का विकास करना। दूसरा चरम सत्य से साक्षात्कार कराना। एंड तीसरा है चरम सत्य या ईश्वर को मानव के रूप में प्रकट करना। इन्होंने देखिए कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, इन सभी पर जोर दिया है। तो ये आपको लिखना है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा आप। एंड उनका स्टेटमेंट एक है, ये देख लीजिए। शिक्षा का उद्देश्य मात्र एक अच्छे क्लर्क, एक दक्ष किसान, एक वैज्ञानिक या एक तकनीशियन उत्पन्न करना ही नहीं, या तो अनुभव की पूर्णता या द्वारा पूर्ण मनुष्यत्व का विकास करना है। मतलब इन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यत्व का विकास करना है, मतलब ह्यूमैनिटी का विकास करना है। तो ये आप इनका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा लास्ट में। एंड देखिए कि अब आपको पढ़ना है गिज्जू भाई के शैक्षिक विचार क्या हैं। तो देखिए कि गिज्जू भाई को पहली बात तो क्या कहा जाता है, बच्चों का गांधी कहा जाता है। दूसरा इनका स्टेटमेंट है बाल देवो भया, उनका प्रिय नारा है, मतलब बालक जो है देवता के समान है, उनकी देवता के समान सेवा करनी चाहिए, इनका ये अर्थ है। और इन्होंने ऐसे ही एक पूरा विद्यालय की स्थापना की थी जहाँ पर वो बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ये गिज्जू भाई का साहित्य देख लीजिए कि 2 उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, उसके बारे में है। एंड इसके बाद आप देखिए कि गिज्जू भाई की शिक्षण विधियाँ क्या है। पहली बात तो वो इनकी शिक्षण विधियाँ देखिए कि वे गिज्जू भाई बाल शिक्षा के विशेषज्ञ थे, अतः बच्चों की शिक्षा में किन किन विधियों का कब और कैसे प्रयोग करना है वे अच्छी तरह से जानते थे। उनके अनुसार भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम वाचन, रेखांकन और लेखन के द्वारा दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षा में समूह गीत, लोकगीत, कविता आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। एंड अब देखिए कि इनके अनुसार क्रमबद्ध रूप इनका पहली खेल विधि है कहानी, कथा, श्रवण विधि, प्रश्न उत्तर या पहेली विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि, मॉन्टेसरी विधि, तर्क व चिंतन विधि, स्वाध्याय विधि, किंडरगार्टन विधि, अनुभव के द्वारा करके सीखना। ये सारी विधियां इनके द्वारा अपनाई जाती थी बालकों को शिक्षा प्रदान करने में। अब गिज्जू भाई और पाठ्यक्रम इनसे क्या है, देखिए कि इनके अनुसार जूनियर स्तर मतलब 8वीं कक्षा के बाद पाठ्यक्रम को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला साहित्यिक वर्ग, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग आदि में आपका बांटा जा सकता है पाठ्यक्रम को। एंड गिज्जू भाई और अनुशासन के संबंध में उनका क्या स्टेटमेंट है, तो देखिए कि गिज्जू भाई बच्चों को गांधी की भांति प्यार करते थे। वे उन्हें पूरी स्वतंत्रता दिए जाने के आधार पर ही अनुशासन स्थापित करना चाहते थे, मतलब वो बालकों को स्वतंत्र रहना देना चाहते थे और उन्हें अनुशासन सीखने पर जोर देते थे। एंड गिज्जू भाई की दृष्टि में अध्यापक की क्या भूमिका है वो आप आगे देख लीजिए। तो देखिए कि गिज्जू भाई बालक की शिक्षा में अध्यापक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों को एक विशेष रूप से शिक्षित होना चाहिए। उनमें बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की पूरी तरह से ज्ञान होने के साथ साथ बच्चों का प्रेमी, कुशल, मनोवैज्ञानिक तथा बच्चों की सुख दुख में भागीदारी करते हुए आनंदित होने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न में उन्होंने शिक्षकों में होने वाली योग्यताओं का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि शिक्षकों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करा के वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, चलचित्र या रेडियो तथा समारोह आदि के द्वारा छात्रों के नैसर्गिक प्रतिभाओं का विकास करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एंड शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। ये सारे भाव शिक्षक के अंदर होने चाहिए। अब देखिए कि गिज्जू भाई का शैक्षिक मूल्यांकन इसमें दिया गया है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए। एंड उसके बाद देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना क्या है। गिज्जू भाई के बाल शिक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा करनी है अब आपको। तो बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना, तो इसमें आप देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना शिक्षा के मनोविज्ञान प्रवृत्ति के प्रवेश के साथ प्रकट हुई। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्य अवस्था पहली बात क्या है कि 6 से 13 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। एंड इस आयु वर्ग में बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदि, स्वप्रेम, संवेगात्मक विकास आदि की प्रवृत्तियों में तीव्रता से विकास होता है।
तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एंड देखिए प्लेटो ने भी इस तथ्य का अनुभव किया था और बच्चों के लिए संगीत, कहानी आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की थी। एंड बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में आप यही सब लिखेंगे। एंड उसके बाद देखिए कि गिज्जू भाई ने बाल मन की बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने 1920 से प्रारंभ कर लगभग 15-16 वर्ष तक बच्चों के मध्य रहकर उनकी मनोहारी भावनाओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन इन्होंने किया था। इसीलिए इन्होंने बालक के हृदय को मंदिर के रूप में ग्रहण किया है और उन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया। इन्होंने पेस्टोलॉजी और फेब्रल के बाल केंद्रित विचारधारा से कहीं आगे बढ़कर काम किए हैं। और इन्होंने देखे कि बालक को कभी मार पीट कर के सहारे अपनी बात नहीं मनवाई है। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। बल्कि उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि जिससे वे वस्तु या घटना के मर्म को स्वयं समझ सकें एंड उसे मन से स्वीकार कर सकें। अब ये आप लिखेंगे। उसके बाद शिक्षार्थी के रूप में बालक की संकल्पना क्या है। तो शिक्षार्थी के रूप में उन्होंने कहा है कि पहली संकल्पना ये देख लीजिए कि बालक अपने सम्मुख घटित होने वाली समस्त घटनाओं का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करता है। बालक हर तथ्य और सत्य की खोजी मनोवृत्ति से देखता है। बालक वही ज्ञान प्राप्त करते हैं जो वे करना चाहते हैं। प्रसिद्ध बाल साहित्य आलोचक लिलियन स्मिथ ने कहा है कि दुनिया में कोई ताकत बच्चों को वो पुस्तक पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ये आप स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिए, लिलियन स्मिथ। ये कहीं पर भी आप लगा सकते हैं कि लिलियन स्मिथ ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत बच्चों को वो पुस्तक पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसे कहीं पर भी लगाइएगा आप जहाँ पर आपको लगे। एंड देखिए कि रूसो भी कहते हैं कि बच्चा एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ना होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पेज बाय पेज आपको पढ़ना है। उसी प्रकार बालक को भी ध्यान देना होता है कि उसको बालक के हर एक मूवमेंट का मतलब ध्यान सूक्ष्म निरीक्षण करना। ये सारे पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखेंगे। तो ये इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। एंड गिज्जू भाई के बाल शिक्षा संबंधी कार्य क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में गिज्जू भाई ने अविस्मरणीय कार्य किया है। इस क्षेत्र में उनका पदार्पण 1916 में हुआ जब उन्होंने भावनगर गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने वाली एक संस्था दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन का आजीवन सदस्य ग्रहण किया। मतलब उन्होंने दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन की आजीवन सदस्यता को ग्रहण किया। यह संस्था एक विद्यालय विनय भवन का भी संचालन करती थी। गिज्जू भाई ने इस विनय भवन का नाम चेंज करके देखिए उसका नाम बाल मंदिर भी पढ़ा था। अदरवाइज़ आप यहाँ पर लिखिएगा कि उन्होंने विनय भवन का आचार्य पद को ग्रहण किया। एंड 4 वर्ष तक इस पद पर रहने के बाद सन 1920 में इन्होंने स्वयं एक बाल मंदिर स्थापित किया। अच्छा, जो एक बाल मंदिर इन्होंने स्वयं एक मंदिर स्थापित किया। इस बाल मंदिर में उन्होंने 2.5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया। एंड वहाँ पर उन्होंने नृत्य, गायन, अभिनय, बागवानी आदि की भी समुचित प्रबंधन मतलब उसका प्रबंध किया। एंड बच्चे परस्पर किस्से कहानियों का पठन पाठन और श्रवण करके आनंदित होते थे और स्वाभाविक रूप से शिक्षा भी प्राप्त करते थे। ये गिज्जू भाई का आप पूरा एक दर्शन है, आप इसे देख सकते हैं। एंड इसके बाद ये पूरी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने संसार से विदा लिया। मात्र 54 वर्ष की लघु आयु में इन्होंने बाल शिक्षा के क्षेत्र में जो महान कार्य किया वे आने वाले लंबे समय तक शिक्षा प्रेमियों की प्रेरणा देते रहेंगे। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट है तो देखिए कि महात्मा गांधी जी का भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये तीनों पर्सनालिटीज़ ने जो कैरिकुलम के बारे में बोला है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप गिज्जू भाई का या महात्मा गांधी का इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से एक लॉन्ग आंसर तो लिख लेंगे। आपका लॉन्ग आंसर यहाँ से आता है। एंड देखिए कि गुरुकुल पद्धति पर निबंध लिखना है। आप गुरुकुल पद्धति को पढ़ चुके हैं पीछे तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ये देखिए कि ये पूरा गुरुकुल से ही संबंधित है तो इस पर आप अच्छे से लिखिएगा। आपको PDF मिलेगी, उसमें आप देख लीजिएगा गुरुकुल पद्धति। तो अब आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड अब आपका 3rd पेपर स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। आपको कल से क्लासेस उसकी भी मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।